नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, और हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है विजन करंट अफेयर्स। ठीक, और वो भी 14 मई का। ठीक है, और उसमें भी पार्ट 1 है क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट है और इसमें हम लोग जो है बड़े बड़े न्यूज जो है उसको डिस्कशन में लेकर आते हैं और उसको डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक जो है वो हमारे प्लेनेट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका नाम है हार्ड टू अबैट सेक्टर्स में एमिशन को कम करना। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ड टू अबैट सेक्टर्स क्या होता है। ठीक, तो सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना बहुत मुश्किल और महंगा है। तो जैसे हम लोग बात करें तो ये शिपिंग इंडस्ट्री हो सकती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक, लेकिन घबराइए मत, इसको जो है मतलब इसका कमाल का सोल्यूशन हम लोगों को मिल गया है जिसका नाम है ई मेथेनॉल। ठीक, इसका संयंत्र जो है डेनमार्क में लगाया गया है, दुनिया का पहला संयंत्र है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ई मेथेनॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं ताकि आप भी समझ जाइए कि ये कैसे मुश्किल काम को जो है, मुश्किल से जो कार्बन कम करने वाली जो सेक्टर्स है उसको मदद कर सकता है। और हाँ, इसे हम एकदम ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक, एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ई मेथेनॉल आखिर है क्या। इसका पूरा नाम जो है वो इलेक्ट्रोमेथेनॉल है और ये एक लो कार्बन एनर्जी फ्यूल है। मतलब जब इसे जलाते हैं तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब ये बनता कैसे है? ये दो मेन चीजों को मिलाकर बनता है। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन पानी को बिजली से तोड़कर बनाया जाता है और वो बिजली आती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, जैसे सोलर और विंड पावर, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा टेक्निक है कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल यूनिट से आता है, जैसे स्टील या सीमेंट प्लांट से। ये फिर सीधे हवा से कैप्चर कर ली जाती है। इससे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इससे भी बनाया जाता है ई मेथेनॉल। अब है कि CO2 कैप्चर जो है वो होता कैसे है, और मतलब थोड़ा आपको टेक्निकल लग रहा होगा। ठीक, लेकिन डरना नहीं है, थोड़ा और आसान भाषा में मतलब इसको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा आसान कर देता हूँ। देखिए, ई मेथेनॉल बनाने में जो है वो मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, जैसा कि पहले हमने बात किया कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है बिजली की मदद से पानी को हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन मतलब दोनों को अलग करना, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही पानी बना होता है। और हमें मिलता क्या है? क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल। दूसरा स्टेप क्या है? CO2 को कैप्चर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट या फिर डायरेक्ट एयर से कैप्चर टेक्नोलॉजी से पकड़ा जाता है। सोचिए, ये एक तरह से हवा को साफ करने का भी काम करता है। ठीक, तीसरा स्टेप है मेथेनॉल सिंथेसिस। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर की गई जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक कैटेलिटिक रिएक्टर में डाला जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बन जाते हैं हमारा ई मेथेनॉल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक, समझ गए आप? अब बात करते हैं ई मेथेनॉल के फायदों की। इसके कितने सारे फायदे हैं, आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत नहीं है, पहला फायदा तो ये है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिना ज्यादा बदलाव किए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जो हमारे पोर्ट्स और स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके ई मेथेनॉल को हैंडल किया जा सकता है। दूसरा फायदा क्या है? स्टेबल और स्टोर करने में आसान है। ये बहुत स्टेबल होता है, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता और इसे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टोर किया जा सकता है, जो कि इसे हैंडल करना बहुत आसान बना देता है। तीसरा क्या है? मल्टीपल यूज। इसे सिर्फ शिपिंग में ही नहीं बल्कि और भी कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि दूसरे फ्यूल को बनाने में भी। ठीक है, अब ई मेथेनॉल का उपयोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए, कमाल का फ्यूल इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो शिपिंग इंडस्ट्री में पहला तो इसका ही
उपयोग है। जैसा कि हमने शुरू में बात किया था कि शिपिंग इंडस्ट्री में एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, ई मेथनॉल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे इस शिप्स को, मतलब जो शिप्स होते हैं उसको क्लीन, मतलब क्लीनर के तरीके से चलाया जा सकता है, उसको क्लीन किया जा सकता है। ठीक, क्लीनर की तरह चला के वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, जो एमिशंस हो रहे हैं। दूसरा, जो दूसरे फ्यूल्स हैं उसके जगह भी ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर सिर्फ ई मेथनॉल ही नहीं बल्कि ई गैसोलीन और ई केरोसिन भी बनाया जा सकता है, और ये हमारे रोड और एयर ट्रांसपोर्ट को भी मतलब ग्रीन बना सकता है। ठीक, वहां पे भी जो कार्बन उत्सर्जन होते हैं, एमिशन होते हैं, उसको कम कर सकता है। ठीक, अब इसमें चुनौतियां क्या है, इसमें चीजें क्या है ऐसे जो मतलब चैलेंजेस ऐसे हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं इसको यूज करने में या बनाने में। तो देखिए, अब हर चीज जो होती है बनती है उसके साथ चुनौतियां होती है, तो ई मेथनॉल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है जिस पर हमको ध्यान देना होगा। हाई कॉस्ट लगता है। ठीक है, इसको बनाने में हाई कॉस्ट लगता है। अभी के लिए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी महंगी है और प्रोडक्शन प्रोसेस भी उतना ही एफिशिएंट नहीं है, इसलिए ई मेथनॉल जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल वेस्ट मेथनॉल होता है उससे काफी महंगा होता है। ठीक है, इस मतलब उससे ज्यादा महंगा पड़ सकता है। प्रोडक्शन इफिशियंसी दूसरा प्रॉब्लम है। अभी ई मेथनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई है, ये बहुत बड़े स्केल पर और कम कॉस्ट में बन सके। ठीक है, ये अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। अब देखिए, भारत में मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अब भारत जो है वो, हमारी सरकार इस मामले में पीछे नहीं है। नीति आयोग ने मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मेन मकसद क्या है? तेल का आयात कम करना। ठीक है, पहला मकसद है। हम बहुत सारा तेल बाहर से खरीदते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी पर बोझ पड़ता है। मेथनॉल को अगर हम खुद बना पाए तो ये इंपोर्ट कम हो सकता है। ग्रीन हाउस जो गैस है उसका एमिशन भी कम हो जाएगा। ये तो मतलब ऑब्वियस है, समझ गए ना, कि जैसे ही हम लोग मेथनॉल बनाने लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें यूज होने लगेगा और हाइड्रोजन का, तो फिर क्या होगा, जो मतलब ग्रीन हाउस गैसेज है, जो उसका इमिशन है वो कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। कोयला और म्यूनिसिपल जो वेस्ट से मेथनॉल बनाना है वो भी एक चैलेंज है। इंडिया में कोयले के मतलब वो भी एक इनिशिएटिव है, सॉरी, इंडिया का। ठीक, इंडिया में कोयले के भंडार हैं और शहरों में बहुत सारा वेस्ट निकलता है। इन सबको इस्तेमाल करके हम मेथनॉल बना सकते हैं। मेथनॉल एक लो कार्बन और हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है। इसे हाई एश वाले कोयले, एग्रीकल्चर वेस्ट, पावर प्लांट से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नेचुरल गैस से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इससे लगभग 5 मिलियन नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अगर एलपीजी में 20% डाई मिथाइल ईथर, जिसको DME कहते हैं, उसको मिलाया जाए, जो कि मेथनॉल से ही बनता है, तो हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात ये था मेथनॉल के बारे में, ये था डिस्कशन। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, और इनके बारे में मतलब न्यायमूर्ति VR गवई जो है वो 52वें हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब पूरा प्रोसेस जान लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कोई भी CJI बनते हैं। ठीक, तो देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 124 का 1, ठीक, इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 33 दूसरे जज हो सकते हैं। CJI के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो आर्टिकल 124(2) के तहत होता है। ठीक है, 2 के तहत होता है। 1 के तहत ये प्रावधान किया गया कि CJI होने चाहिए, उसके अलावा 33 और जज होने चाहिए। दूसरे में इनके अपॉइंटमेंट का तरीका बताया गया। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो इनका करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, अब प्रैक्टिस कहाँ करेंगे CJI? देखिए, CJI की अपॉइंटमेंट में जो रिटायर हो रहे हैं CJI होते हैं, उनसे सलाह ली जाती है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को CJI बनाया जाए। मतलब मान लीजिए कि अभी इनको CJI बनाया गया, तो इनसे पहले जो CJI थे उनसे सलाह लिया गया। ठीक है, उनसे सलाह कौन लेता है? जो लॉ मिनिस्टर होता है वो सलाह लेता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को यह मतलब बात बोलते हैं, बताते हैं कि सलाह ये मिला है,
इनका जो है रिकमेंडेशन आया है इन जजेस का, ठीक है। अब एक ही तो जज नहीं होगा सीनियर मोस्ट, बहुत सारे जज होंगे। फिर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से फिर प्रेसिडेंट को वो सलाह जो है, वो रिकमेंडेशन जो है वो भेजते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसमें से चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह, तो ये अपवाद है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वही सीजीआई बनेगा, ये अपवाद हो गया आज के डेट में, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सीनियर मोस्ट बैठे रह जाते हैं लेकिन उनके जो जूनियर होते हैं वो सीजीआई बन जाते हैं, ठीक। तो ऐसे पीछे भी हुआ है। अब इसका प्रोसेस जो मैंने आपको समझा दिया कि लॉ मिनिस्टर पहले रिटायर हो रहे सीजीआई से सिफारिश मांगते हैं, रिकमेंडेशन, फिर वो सिफारिश प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजते हैं, फिर सलाह देते हैं कि इनको सीजीआई बनाया जाए। अब इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स, ठीक है। मतलब या तो 65 ईयर्स तक, या फिर जो इनका कार्यकाल होगा जो पहले पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 64 ईयर्स में ये बन गए सीजीआई, ठीक है। तो अब इनका एक ही साल कार्यकाल हो सकता है, ठीक है। 65 होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि 62 में बन गए, ठीक, तो अब 3 साल बचा हुआ है इनके पास, तो 3 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा, या 2 साल होता है शायद, ठीक, ऐसा कुछ। तो इसके ऊपर और थोड़ा जो है आप लोग देख लेंगे अपने तरफ से, मेरे ख्याल से तो यही है, ठीक। अब इनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते हैं, और प्रेसिडेंट को सीजीआई ओथ दिलाते हैं, ठीक है, याद रखिए। पहला सीजीआई हमारे जो देश के थे वो, उनका नाम था जस्टिस हरिलाल जे कानिया, ठीक। आरटीआई जो होता है, आरटीआई जिसके मतलब जो 2005 का एक्ट है, उसके तहत सीजीआई का ऑफिस आता है, यानी कोई जानकारी आप सीजीआई ऑफिस से मांग सकते हैं आरटीआई के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीजीआई के मेन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑफिसर्स का या स्टाफ का, वो सारा जो है वो सीजीआई ही करते हैं, ठीक। लीगल अपॉइंटमेंट्स भी जैसे एनसीएलएटी जो है, जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं कोई भी, उनके जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, जो जिसके सीजीआई जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, इनके द्वारा होता है। मास्टर ऑफ रोस्टर इनको कहा जाता है, यानी सीजीआई का एक्सक्लूसिव राइट है कि कौन सा केस किस बेंच को दिया जाएगा, ये जिस बेंच को चाहे जो केस दे सकते हैं, ठीक है। दूसरे काम इनके हैं कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। जब प्रेसिडेंट कोई बनते हैं हमारे देश में तो उनको ये शपथ दिलाते हैं। एड हॉक जजों को अपॉइंट करते हैं, यानी जो जज रिटायर हो चुके हैं वैसे जज को फिर से मतलब काम करने के लिए किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो सीजीआई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो सीट पर डिसीजन लेना होता है वो भी कौन करते हैं? सीजीआई करते हैं, ठीक है। खैर, तो ये था सीजीआई के बारे में, उनके रोल्स और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस सब कुछ मैंने बता दिया। आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स आप याद रखेंगे और उनका टेन्योर याद रखेंगे, ठीक। और 52वें सीजीआई है न्यायमूर्ति BR गवई, इनको आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एमएसएमई के सामने जो चुनौतियां हैं उसको लेके सिडबी ने जो है वो समझना प्रगति और चुनौतियां नामक एक रिपोर्ट जारी की है, उसके बारे में है, ठीक। तो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जिसको एमएसएमईज कहते हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। एक रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेड के 19 सेक्टर्स में एमएसएमईज की कुछ मेन प्रॉब्लम्स बताई गई है, ठीक है, जिसको सिडबी ने जारी किया है, याद रखें। पहला जो प्रॉब्लम है वो है पैसे की कमी, ठीक, लैक ऑफ मनी, टेक्नोलॉजी की कमी, ठीक है, उसको अपनाने में जो दिक्कत आ रही है वो भी एक मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। एमएसएमईज के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एमएसएमईज के लिए मतलब स्मॉल जो माइक्रो इंटरप्राइजेज है वो बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने में भी मुश्किल आती है, मार्केट तक पहुंच नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मार्केट जो बड़े प्लेयर हैं वो ज्यादा कैप्चर करके रखते हैं, तो मार्केट तक उतनी ज्यादा इनकी पहुंच नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन मतलब ये कैसे मैनेज करें, किसी को सप्लाई करना है तो उसका भी लॉजिस्टिक वगैरह का आप समझिए तो एक तरह से प्रॉब्लम है। और स्किल्ड वर्कर्स की भी कमी है इनके पास, ठीक। तो बेसिकली ये जो है मेन प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं एमएसएमईज हमारे देश में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमी में एमएसएमईज का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए, ग्रॉस वैल्यू
एडेड, अगर GVA की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो 2022-23 में ये 30.1% था, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन की, तो 2024-25 का जो डेटा है उसके हिसाब से 45.79%, यानी मई 2024 तक का ये डेटा है, ठीक है। इतना इनका कंट्रीब्यूशन है। तो MSMEs के सामने मेन चैलेंजेस है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पैसे की कमी, जैसा कि हमने बात किया था। अब क्योंकि MSMEs में क्या होता है, औपचारिकता कम होती है, क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं होती, लोन जो है स्कीम्स के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती है, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट के तहत बोला गया। ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है और कैपिटल मार्केट का फायदा नहीं उठा पाते हैं, तो पैसे की कमी इस वजह से होती है। हाई कंपटीशन और टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो तेजी से बदल रहे बिजनेस एनवायरनमेंट और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत एक बड़ी चुनौती। कई MSMEs के पास जो है टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए रिसोर्सेज और एक्सपर्ट्स नहीं है। दूसरे चैलेंजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, अनस्टेबल और महंगी यूटिलिटीज, रॉ मटेरियल्स और स्किल लेबर की कमी, ठीक है, तो ये भी चैलेंजेस है। अब बात करते हैं कि MSMEs के लिए शुरू की गई मेन इनिशिएटिव्स क्या है सरकार के। तो सेंट्रल बजट जब आया 2025-26 में अनाउंसमेंट किया गया कि MSMEs का जो MSMEs है उसका जो है रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड, नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, क्रेडिट गारंटी को मजबूत किया जाएगा, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी चलाया गया है, ठीक है, इस बजट के तहत, ठीक। MSMEs डेवलपमेंट स्कीम भी चलाया गया है। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के डिजिटल फुटप्रिंट के बेस पर नए क्रेडिट असेसमेंट मॉडल की घोषणा जुलाई 2024 में की गई थी, ठीक है, सेंट्रल बजट में। खैर, तो ये था MSMEs के बारे में हमारा डिस्कशन। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, अब बात करते हैं महंगाई की। भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति जो है वो अप्रैल 2025 में कम होकर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। कितना कम हुआ है, 3.16, ठीक। तो ये एकदम ही निचले स्तर पे है। वेजिटेबल का भी प्राइस जो है वो 11% कम हुआ है। तो इन्फ्लेशन जो है उसकी दर कम हुई है, देख रहे हैं ना, कम हुई है, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स जो है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, के हालिया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट मार्च 2025 के मुकाबले 18 बेसिस पॉइंट्स गिर गया है। महंगाई के आंकड़ों के मेन पॉइंट्स बता देता हूं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है CPI जिसको कहते हैं, कंबाइंड अप्रैल 2025 में अप्रैल 2024 के मुकाबले 3.16% रहा। ये जुलाई 2019 के बाद सबसे कम सालाना महंगाई दर है। CPI कुछ फिक्स्ड गुड्स और सर्विसेज ग्रुप के लिए टाइम के साथ कंज्यूमर द्वारा पे की गई कीमतों में एवरेज चेंज को मापता है। CPI कंबाइन में शहरी और ग्रामीण दोनों एरियाज का असेसमेंट शामिल होता है। इंडिया में CPI की कैलकुलेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कौन करता है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो ये करते हैं। इनके अंडर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, NSO जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो है ये किया जाता है। अभी CPI की कैलकुलेशन जो है 2012 को बेस ईयर मानकर की जाती है, ठीक है। चल रहा है 2025, मान रहे बेस ईयर, मतलब उसके हिसाब से हम जो मतलब महंगाई दर कम हुई है, क्या ही दिमाग। खैर, कोर इन्फ्लेशन एक मतलब सेगमेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और ये बढ़कर 4.1% हो गई। हालांकि ये अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन्फ्लेशन टारगेट रेंज के अंदर ही है, ठीक। तो बेसिकली इसके बारे में ये हमारा डिस्कशन है, ठीक है। अब थोड़ा और इसमें कुछ जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, महंगाई में गिरावट की वजह क्या है। खाने पीने की चीजें जो है उसकी कीमत में गिरावट हुआ, खासकर सब्जियों में, दालों की कीमत में जो है वो तेजी से गिरावट आई है। गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है, जैसे हाउसिंग, पान, टोबैको,
अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होता है, जो कैटेगरीज है, उसमें भी गिरावट आई है। ठीक है, यानी शराब वगैरह जो है वो थोड़ा सस्ता हुआ है। अप्रैल के मुकाबले जो है मार्च में हाई इन्फ्लेशन दर्ज की गई थी, लेकिन अप्रैल में इसमें कमी आई है। ठीक, अब है ग्रामीण महंगाई। रूरल एरियाज में हेडलाइन और फूड इन्फ्लेशन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट मार्च 2025 में जहां 3.25% और अप्रैल में क्या हुआ है 2025 में 2.92% थी। ठीक, मार्च में ज्यादा थी और वहीं अप्रैल में जो है घटकर 2.92% पे आ गई है। अब इसमें मेन टर्म्स क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जो होता है उसका हिंदी होता है मुद्रास्फीति। किसी फिक्स पीरियड में फिक्स गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये उन गुड्स और सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होते हैं, बास्केट होता है, जिनकी कीमतों में बदलाव को दिखाते हैं। ठीक है, जिन्हें हाउस होल्ड कंज्यूमर खरीदते हैं, इसे सीपीआई के थ्रू मापा जाता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल को अलग करके मापी जाती है, क्योंकि इनकी कीमतें ज्यादा वोलेटाइल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फ्लेशन को लेकर डिस्कशन। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया कुछ तो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट में। ठीक है, या फिर इस वीडियो को आप पीछे करके देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारत का पोर्ट सेक्टर। ठीक, तो भारत में जो महापतन जिसको कहा जाता है हिंदी में मेजर पोर्ट्स कहा जाता है ना, वित्त वर्ष 2024-25 में जो है पिछले एक दशक की तुलना में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। ठीक, भारत के महापतन जो आप देख सकते हैं, ठीक, बंगाल और यहाँ उड़ीसा, विशाखापट्टनम, ठीक, आंध्र प्रदेश जिसको, और इस साइड आप देख सकते हैं। ठीक, ये चेन्नई का एरिया है। ठीक है, चेन्नई में ही पोर्ट है, और फिर तूतीकोरिन आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे जो है कोची केरल का पार्ट, मंगलुरु कर्नाटक, ठीक, और फिर महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। ठीक है, तो ये पोर्ट्स आप जो है मेनली यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भारत के मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंडिया के पोर्ट सेक्टर की। हमारे पोर्ट्स वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 90%, ठीक है, 90% जो है, और वैल्यू के हिसाब से 70%। देखिए, दो बातें यहाँ पे कह दें। पोर्ट्स वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम मतलब क्या, मात्रा, मतलब उसका जो मतलब क्वांटिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से 90%। अब वैल्यू मतलब उसके मतलब किसी भी चीज का वैल्यू होता है ना, उसका एक प्राइस होता है। ठीक, तो उसके हिसाब से 70% एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो को हैंडल कर रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन अचीवमेंट्स क्या है, कार्गो हैंडलिंग। मेजर पोर्ट्स द्वारा जो है वो कार्गो हैंडलिंग में 4.3% की सालाना ग्रोथ रेट दर्ज की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टोटल कार्गो हैंडलिंग जो था वो 819 मिलियन टन थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में बढ़कर हो गई है 855 मिलियन टन। ठीक, ऐतिहासिक उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है। देखिए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जिसको पीपीए कहते हैं, और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है डीपीए, ऐसे दो मेजर पोर्ट्स हैं जिन्होंने पहली बार 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग पार किया है। ठीक, समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 150 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का आंकड़ा जो है पार कर लिया है इन दो पोर्ट्स ने। ठीक, एवरेज टर्न अराउंड टाइम यानी टीआरटी जो है ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 96 घंटे था। ठीक, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में घटकर 49.5 घंटे रह गए, यानी इसमें 48% का सुधार हुआ है। आइडल टाइम क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से अब जो 2024-25 का लगभग 29% का जो है गिरावट दर्ज किया गया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर जो 2014-15 में था वो 11,760 करोड़ रुपए था। अब इससे जो है वो दुगना हो गया है। ठीक, दुगना से भी ज्यादा बढ़ गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करें तो ये हो गया है 24,203 करोड़ रुपए। इसमें 10 सालों में 7.5% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है। प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप, मेजर पोर्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट से 3 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि
जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कितने हैं, तो मेजर पोर्ट्स जो है वो 12 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। और प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंदर आता है, तो पोत परिवहन मंत्रालय के अंदर आता है इन 12 का। कानूनी ढांचा जो है वो मतलब किस तरह है, मतलब किस कानून को ये फॉलो करते हैं, तो ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है नॉन मेजर पोर्ट यानी लघु पोर्ट भी हमारे पास है, यानी छोटे पोर्ट, तो ये बहुत सारे हैं, मतलब इनकी संख्या ज्ञात नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो इसको जो मतलब प्रशासनिक नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो हैंडल जो करते हैं वो राज्य समुद्री बोर्ड यानी राज्य सरकार करते हैं। ये इसका कानूनी ढांचा क्या है, किस कानून के अंदर ये आते हैं, तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत ये काम करते हैं, ठीक। तो बेसिकली बात ये है। तो दोस्तों ये था हमारे देश के पोर्ट सेक्टर का हाल, ये हमारी इकोनॉमी की तरक्की में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया उस बहुत ही आसान भाषा में डिस्कशन किया है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चाहे हमने ई मेथनॉल सेक्टर के बारे में बात किया या पोर्ट सेक्टर के बारे में बात किया, कई जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप दोबारा जरूर सुनेंगे, ठीक है, और उसको नोट कर लेंगे, ठीक। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आपका कोई सवाल भी है अगर इसको लेके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक, बिल्कुल मत भूलिएगा लाइक शेयर और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन वाला, कि अगला वीडियो आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आपको मतलब लग रहा है कि आपके लिए ये जरूरी है, नीडेड है, आपको हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में या जानकारी में, तो उस हिसाब से, ठीक है। और यही जानकारी जो है वो दूसरे लोगों तक भी आप पहुंचाइएगा, यानी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, धन्यवाद।